अवामी मंगों की तर्जमानी करता हुआ बजट जब से पास हुआ है और वो लोग जो हकूमत को बजट पास ना करने देने की धमकियां दे रहे थे और मुसलसल वफाक में भी और पंजाब में भी एक ही राग जो है वो गा गा के सुना रहे थे कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे। आपने देखा कि जब ये बजट पास हो रहा था तो वफाक में और पंजाब में वो सोमनाथ के सारे मंदिर जो थे वो ज़मीन बोस हो चुके थे और कोई भी असेंबली के अंदर बैठ के अपनी सीट पे जुर्रत और बहादुरी से उस बजट के आगे चट्टान बन के खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया और मुंह छुपा के ये सब जो है उस बजट के पेश होने के बाद, मंजूर होने के बाद अपनी अपनी गैलरीज के अंदर, अपनी गाड़ियों में जिस तरह दुम दबा के भागे, ये इस बात की कासी करती है कि इस अपोजिशन में हकूमत को ललकारने का दमखम नहीं है। इन अपोजिशन के बाजुओं में वो ताकत ही नहीं है कि हकूमत के बढ़ते हुए अवामी फलाह बहबूद के कदमों को रोक सके। इस हकूमत के नज़रिए और बयानिए के अंदर इतनी सच्चाई ही नहीं है कि ये अवाम को अपनी तरफ तवज्जो उनकी मबजूल करवा सकें और ये बावर करवा सकें कि जिन्होंने इस अवाम को गिद्ध बन के नस्ल दर नस्ल नोचा है वो अवाम के हमदर्द कहला सके। तो लिहाजा जब से ये बजट पास हुआ है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ अपोजिशन ने जो है वो तेज़ दो धारी तलवारें जो हैं उनको मीडिया की स्क्रीनों पे चलाना शुरू कर दिया। कुछ ज़बान दराज कनीज़ें जो हैं दिहाड़ी अपनी पक्की करने के लिए वो उन स्क्रीनों पे झूठा, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल है। उस्मान बुज़दार का सिर्फ जुर्म इतना है कि वो इमरान खान का एक पक्का सच्चा सिपाही बन के इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डट के खड़ा है और इमरान खान साहब की जो करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है उसमें एक सिपाही की हैसियत से उस मोर्चे पे जिस पे इन्होंने हमेशा लूट खसूट के ज़रिए शाही ख़ानदान ने अजारादारी कायम की और कौमी वसाइल का बेदरेग अपने दरबारियों और हवारियों पे लुटा के उनको ज़ाती फ़वायद पहुँचाए। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उन सरकारी ज़मीनों को वागज़ार करवा के उन करप्ट माफियाज का पीछा करके इनकी चोरी चिकारी को बेनकाब करके हर लम्हा एक पाई पाई जो अवाम की अमानत है वो अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे खर्च करके वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मिशन है उसको निचली सतह पे पहुंचाने के अज़म पे कार फरमा है। अपोजिशन को शोबाजी, रंगबाजी, अदाकारी से जुड़ी जो पंजाब की सियासत थी उसमें शराफत पे मबनी अवामी खिदमत के साथ जुड़ी जो सियासत है वो एक आंख नहीं भा रही है और इनका वो शाही ख़ानदान का जो दौर है वो अवाम कभी वापस नहीं आने देंगे। हमें पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर पीटीआई ने जो अवाम के साथ वादे किए हैं
ये साल जो है इंशाल्लाह उन वादों की तकमील का साल है। इस साल जो पंजाब ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद इन्होंने खसारा इस सूबे को दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद 53 बिलियन का सरप्लस बजट पंजाब ने पेश करके ये साबित कर दिया है कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली जो है आगे बढ़ता, फलता फूलता, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पंजाब जो है वही हकीकी पंजाब के अंदर बसने वालों की मंजिल है। और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हम उस मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ पे कल से 2 चीज़ें बड़ी मीडिया के अंदर डिस्कशन में हैं। एक, वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके असासों के हवाले से मखसूस कुछ मीडिया हाउस जो हैं वो मनफी प्रोपेगेंडा करके उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और कल मीडिया के सामने वो रखी भी गई है कि जिस गाड़ी का जिक्र खैर मीडिया के कुछ एंकर्स की ज़बान पे बार बार दोहराया जा रहा है, उन्होंने वजाहत की है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो गाड़ी उनके वालिद मोहतरम ने उनको एक विरासत, जब किसी वालिद की तकसीम होती है तो बड़ा बेटा होते हुए वो गाड़ी जो है उनके हिस्से में आई है, और जो वालिद के असासे हैं उसका जो ख़ानदानी एक मिल बैठ के तकसीम होती है उसका अमल उनका जारी है। और असासों के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो हक़ाइक़ के बरक्स है, और इलेक्शन कमीशन और FBR के पास उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स मौजूद हैं जो क्वाइफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए हुए हैं, और जो उनके टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं वो FBR के पास भी मौजूद हैं। तो लिहाजा झूठ पे मबनी ये कनीज़ें, ख़ास तौर पे जो कनीज़े दोहम है उसका दिन रात उस्मान बुज़दार एक डरावने ख्वाब की तरह उसके असाब पे सवार हैं, और मनफी और गलीज़ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे उसे ये नोटिस जारी किया जा चुका है वज़ीर आला की तरफ से। वो उसका जवाब देने की बजाय रोज़ एक झूठ के साथ जुड़ा बयानिया जो है वो मीडिया के साथ शेयर करती है। कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए कनीज़े दोयम हो, कनीज़े अव्वल हो, नून लीग के तमाम दरबारी खवारी क्यों ना हों, सबको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। और अफसोस इस बात का है कि कह कौन रहे हैं, इन तमाम झूठे इल्ज़ाम के साथ जुड़ा चेहरे कौन से हैं, ये अफराद कौन हैं जिनकी क़यादत को सर्टिफाइड झूठा होने का सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अता कर चुकी है, और जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस में आए दिन अदालतों को मतलूब है, और जिनके शाही ख़ानदान के ज़िले सुबहानी जो हैं वो अदालतों को जवाब देने की बजाय बमा अहलो याल पाकिस्तान से बाहर जो है कानून के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, और जो इश्तिहारी करार दे के मफरूर करार दिए जा चुके हैं, और वो अपनी इन कारस्तानियों पे शर्मिंदा होने की बजाय वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, लेकिन वो डटाई, गुंडागर्दी, झूठ और बेशर्मी में उन्होंने चैम्पियनशिप जीती हुई है। इसीलिए मैं ना मानूं और चोर मचाए शोर की जो गर्दान है उसको मीडिया पे जिस डटाई से वो पढ़ते हैं, ये इस बात की कासी करती है कि ये जमात जो है और इसके साथ जुड़े जो अनासर हैं उनका मकसद
सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को मुकद्दम रखना, पाकिस्तान की काज को और पब्लिक की काज को डैमेज करना, और हर वो शख्स जो इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम के लिए जदोजहद कर रहा हो उसको निशाने पर रखना, ये इनका वतीरा है। ब्लैकमेल करना, धमकियां देना और जानबूझ के धौंस और धमकियों से अदारों को यरगमाल बनाने का जो इनका हरबा है उसका इस्तेमाल करना। तो मैं इनको ये कहना चाह रही हूँ कि बुज़दार जो है वो माफिया के ख़िलाफ़ जम के डट के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कदना सिपाही की हैसियत से खड़ा है, और पंजाब के मोर्चे पे जो लीगियों का मचाया हुआ गंद है उसको हम साफ करके दम लेंगे। और पंजाब का जो माफिया ने जिस तरह अपने नरगे में लेके अवाम का इस्तेहसाल किया, इनके साथ हिसाब किताब का जो अमल है वो जारी और सारी रहेगा। और जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जुर्रत और बहादरी से इन करप्शन के बुतों को पाश पाश किया है, पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हम इन किरचियों को और ज़्यादा मलियामेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो सूबा पंजाब और सराइकी सूबे के साथ जुड़ा आवाम का मफाद है, उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम अपने अवाम का जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाते रहेंगे। इसी सिलसिले में जो बजट पेश हुआ उसके अंदर आपने देखा कि एक शाही ख़ानदान था जो तारीख़ लिख रही है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब और पाकिस्तान को जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने कंक्रीट का जंगल बनाया और लोगों के जहनों को स्ट्रेंथन करने की बजाय, उन पे वसाइल खर्च करने की बजाय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की बजाय, जो तरक्की का महवर और मरकज़ था वो पुल थे, वो सड़कें थी, वो ओवरहेड ब्रिज थे जहाँ पे किकबैक्स और कमीशन आसानी से दस्तयाब थी। जो आपकी 65% पॉपुलेशन यूथ पे मुश्तमिल है, उनकी ज़रूरियात जो तालीम के साथ जुड़ी हैं, सेहत के साथ जुड़ी हैं, उनकी दीगर रोज़गार के मौक़ों के साथ जुड़ी जो ज़रूरियात हैं, उस पे ये ख़ानदान जो है किसी सूरत भी तरजीहात में शामिल नहीं थी। ये तो हमारा नंबर 1 एजेंडा जो इस हुकूमत का है, क्वालिटी एजुकेशन और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज हम मीडिया से जो हक़ाइक़ शेयर करने आए हैं वो पीटीआई की सेहत के शोबे के साथ जुड़ी तरजीहात हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने इस शोबे को आवाम की जो जान के साथ डायरेक्टली जुड़ा, उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ा जो अहम तरीन शोबा है वो सेहत का शोबा है, तो उसमें हमने किस तरह से ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो विजन और मिशन था और पीटीआई की क़यादत का मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो एक इंतहाई अहम मंशूर का जुज़ था कि हम सेहत को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। और यही वो वजह है कि सेहत के शोबे के लिए 370 अरब रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मिलकर जिस तरह ये 370 अरब रुपए का कीमती तोहफ़ा जो है आवाम के लिए वक्फ़ किया है, इस बात की कासी करता है कि हमें आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाना है। कोविड के बदतरीन हालात में
जहां आप देख रहे थे कि दुनिया की इकॉनमी सुकड़ गई थी, इसके बावजूद हमने 106 अरब रुपए का पंजाब में कोविड रिलीफ फंड दिया। और इसका मकसद ये था कि हमारा सेहत का शोबा जो है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के हम पल्ला हो, और हम इस वबा का मुकाबला बहसीत कौम करें। सेहत के शोबे के तरक्याती बजट में 182% यानी 182% इजाफा करके 96 अरब रुपए जो हैं वो स्पेसिफिकली उन प्रोजेक्ट के लिए वक्फ किए गए हैं जिनका डे टू डे आवाम के सेहत के साथ जुड़ा जो चैलेंज है उसको ओवरकम करना मकसद है। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के ज़रिए 80 अरब रुपए से ज़ायद का जो फ़ंड है वो मुख्तस किया गया है, और इसके तहत हमने पंजाब के अंदर बसने वाली 100% जो आबादी है उसको हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये हमारी जो 12 करोड़ की आबादी है, जो 2 करोड़ 92 लाख ख़ानदान बनते हैं, उन तक जो है ये सहूलत कौमी सेहत कार्ड की जो है वो यकीनी बनाने जा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए अगले साल जो अभी जुलाई से ये साल शुरू हो गया है उसके लिए 78 बिलियन रुपीस यानी 78 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती बजट जो है वो रखा गया है। अब हमें देखना ये है कि हमारे सामने जो चैलेंज है, जो कोविड का चैलेंज है, कोरोना का चैलेंज है, उस जैसे जो चैलेंजेस हैं उनको हम किस तरह ओवरकम करें कि हम इस वक्त अपनी वैक्सीनेशन जो हुकूमत पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, हुकूमत पंजाब जो है अपनी वैक्सीन बनाने के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। हम ये अपनी जो स्पोरियस मेडिसिन हैं, जो हमारी ऐसी अद्वियात जिसके अंदर मिलावट है या वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही, तो हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि हम पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्री है जो ये मेडिसिन बनाती है उनको हम जदीद खतूत पे इस्तवार करने के लिए एक डिजिटलाइजेशन का जो अमल है उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और स्पेशली दुनिया की जो हमारी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ पे आपको सबसे बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन और ओवरऑल उसकी एफिकेसी, उसकी अफोर्डेबिलिटी और फिर उन अद्वियात की अवेलेबिलिटी, ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिनके तहत हेल्थ के शोबे को एक्सक्लूसिवली हम इस बजट के ज़रिए फ्राहम कर रहे हैं। पंजाब में 22 जो बायो सेफ्टी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका हम क़याम इस बजट में यकीनी बनाने जा रहे हैं, और इससे जो है इनकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है कोविड के लिए उसकी हम तादाद जो है वो यौमिया 20,000 करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो पीटीआई का हेल्थ केयर के साथ जुड़ा निजी शोबा है, ये बड़ा ज़रूरी था कि एक है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, एक आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब तक आप रेगुलेशंस नहीं लाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन जो बनाया गया पंजाब में उसको और ज़्यादा फाल करने के लिए हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स लेके आ रही है, और उन रिफॉर्म्स के तहत हर आपका जो ऑपरेशन है या सर्जरी है उसके चार्जेस फिक्स करने जा रही है, जिसके तहत जो है हर वो डॉक्टर जो अपनी मनमानी करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो छोटे ऑपरेशन से लेके बड़े ऑपरेशन तक जो चार्ज करता है और किसी मुस्तहिक और नादार की जेब को काटता है, उन हाथों को भी हम रोकने जा रहे हैं। और ये तमाम जो रेगुलेशंस हैं और रिफॉर्म्स हैं वो इंशाल्लाह इस बजट के अंदर जो है हमने हर हाल में इंश्योर की हैं। जो हमारा जहाँ जहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस जो है उनकी शॉर्टेज थी, हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम उनकी फिल फॉर जो हैं वो भर्तियाँ उनको यकीनी बनाने जा रहे हैं।
और ये 50% से ज़ायद जहाँ जहाँ असामियाँ हमारी खाली हैं उनको हम भरने जा रहे हैं। पंजाब पर पब्लिक सर्विस कमीशन से मिलकर अब तक तकरीबन हमने 35,000 से ज़ायद जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भर्तियां की हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार, नर्सिस और पैरामेडिक्स शामिल हैं। इसके अलावा पहली बार पंजाब में 2503 जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं उनमें से हमने 94% पे डॉक्टर्स की तैनातियाँ जो है उनको यकीनी बना दी है। डेंटल सर्जन और फार्मासिस्ट की जो असामियाँ हैं उन पे हमने भर्तियां कर ली हैं। और पहली बार जो है हमने इस हुकूमत ने इस साल जो है जो अमले की कमी थी उसको हमने पूरा किया। और जहाँ कहीं वो कमी अभी एग्जिस्ट करती है, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे इसी महीने जो है उन पे हम भर्तियां करने जा रहे हैं, ताकि पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और उसके साथ जुड़ा जो स्टाफ है उसको नौकरियां मिलें और उनके घर का चूल्हा चले। इसके अलावा जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा एक चैलेंज रहा है कि वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसन और स्पेशली जो स्किल हमारा डॉक्टर है उसको स्किल डॉक्टर को वहाँ होना 24 घंटे की शिफ्ट के साथ हम उसको यकीनी बनाने जा रहे हैं। और 35 हमारे ऐसे दही मराकज़ सेहत हैं जिसमें हम बच्चों की नर्सरियों का जो क़याम है इस बजट में उसको यकीनी बनाने जा रहे हैं। और इसी तरह 1293 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जिनको हमने 724 कर दिया, यानी उसकी रोटेशन ऐसी कर दी है कि अब वो सिर्फ 8 घंटे या 12 घंटे के लिए आवाम के सहूलत के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, बल्कि 724 आवर वो चलेगी शिफ्ट, और उनको हमने अपग्रेड किया इस बजट के अंदर। इसके अलावा जो है 8 नए वेयर हाउसेस जो हैं उस पे हम काम इस बजट के अंदर शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसका मतलब जो 16 अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे THQ, DHQ और उसके साथ जुड़े रूरल हेल्थ सेंटर और BHUs जो हैं इनको हम प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड मैकेनिज़्म के ज़रिए पहली दफ़ा जो है ये बावर करवाने जा रहे हैं वहाँ उसकी उन सेंटर्स के अंदर मौजूद आबादी को कि आपकी दहलीज पे जो खिदमत है हुकूमत आपकी खुद दहलीज पे आके आपको अपना आपका हक देने जा रही है। और जहाँ कहीं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कमी और कोताही नज़र आएगी, हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि हम टाइट मॉनिटरिंग करेंगे, हम थर्ड पार्टी एवेलुएशन करेंगे और हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे उन तमाम सरकारी अमले की जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अवामी शिकायत के अजाले में नाकाम रहा, और उसको जो काम कर रहा है उसको उसकी जज़ा मिलेगी, रिवार्ड्स मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगी, और जो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है और उनको रिलीफ देने में वो सेंटर नाकाम रहा है तो उनके लिए डिमोशन और सज़ाओं का भी तयन किया जा रहा है। तो ये एक ऐसे मुआशरे की हमने इस बजट के अंदर दागबेल डाली है जहाँ इक्वल राइट्स हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों और यकसा तरक्की का जो ख्वाब है वो हर कम वसाइल वाले इलाके, पसमानदा इलाके और निगलेक्टेड वो कम्युनिटीज़ जहाँ तक अब तक तरक्की का ये सफ़र जो है वो उसके समरात पहुँच नहीं सके, हम उन पे उनको तरजीह नंबर 1 में शामिल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपको पता ही है कि हमारा जो बिजली का अक्सरियत जो सप्लाई सिस्टम है या प्रोडक्शन सिस्टम है वो आपका फर्नेस ऑयल पे है। हाइडल
पे चलने वाला जो पावर प्लांट्स हैं जो पानी से बिजली पैदा करते हैं, उनकी तादाद गैस और ऑयल फर्नेस ऑयल के ज़रिए बिजली पैदा करने वाले जो प्लांट हैं उनकी निस्बत हाइडल जो है वो पावर जनरेशन प्लांट जो है कम है। एक तो तरबेला के अंदर पानी की कमी की वजह से जहाँ जहाँ हमारे हाइडल यूनिट जो हैं उनकी प्रोडक्शन सफ़र की, और कुछ जो एनुअल उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस होती है उसकी वजह से वो शॉर्टफॉल देखने में मिला। दूसरा, जो प्लांट साबका द्वार में LNGs पे ट्रांसफ़र किए गए, LNG के हवाले से जो परचेज़ एग्रीमेंट पे इनके साथ जो हुकूमत का कंसर्न था और जो एंग्रो के साथ हमारी कुछ टेक्निकल और लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, वो LNG वक्त पे ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से पावर जनरेशन और प्रोडक्शन में कमी आई। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर एनर्जी से मेरी बात हुई है और वो LNG की कमी को और गैस पे चलने वाले प्लांट्स की कमी को पूरा कर लिया गया। और अब जो है आज से ऑनवर्ड जो है वो प्लांट जो गैस और LNG पे चल रहे थे या फर्नेस ऑयल पे चल रहे थे वो फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन देंगे। जो हाइडल पे चलने वाले हमारे प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा, चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि बारिशें भी उस तरह से नहीं हो रही, हमारा दरियाओं के अंदर उन डैम्स के अंदर जो पानी है उसका लेवल मतलूबा तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से चैलेंजेस हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि शेड्यूल्ड लोड शेडिंग ना हो। जहां कहीं कोई सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के अंदर कोई मुश्किलात हैं उसको भी हम देख रहे हैं, और हमें इस बात का एहसास है कि गर्मी की शिद्दत में बिजली की ये आँख मचोली जो है वो किस तरह जो है वो हमारी मईशत पे भी और हमारे शहरियों के मजाज पे भी मनफी असरात डालती है। तो हमें हर हाल में अपने शहरी के मूड को खुशगवार रखने के लिए लोड शेडिंग को हर हाल में रोकना है और कम से कम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी, इंसाफ का पहले मतलब होता था कि अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगे तो वो सबसे पहले इस्तीफा दे ताकि जो तहकीकात हैं, जो इंक्वायरी है वो साफ और शिफाफ हो। अब जो है नैब ने नोटिस जारी किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को करप्शन के हवाले से, तो वो कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका नोटिस आना इस बात की अक्कासी करता है कि नैब जो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है, और जो जैली राजकुमारी और तमाम शाही ख़ानदान का प्रोपोगंडा था, वावेला था कि ये हुकूमती गठजोड़ के साथ जुड़ा कोई अमल होता है जब कोई अपोजिशन या दूसरी तरफ सफ़ों में बैठे किसी लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, तो उनका बयानिया जो है वो दम तोड़ गया। इससे ये साबित हुआ कि ये हुकूमत जो है रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है। हम जो है वो दो नहीं एक पाकिस्तान के दावेदार हैं, और हम ये कहते हैं कि नो वन इज़ अबव द लॉ। वो चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी हो या कोई आम शहरी हो, सब के लिए कानून का जो है वो यकसा इतलाक़ जो है उसको यकीनी बनाना PTI की तरजीह नंबर 1 है। जो आप बात कर रहे हैं उनके इस्तीफ़े की, तो चूँकि उनको नैब ने बुलाया है, ये हक़ जो है उन्हें नैब ने दिया है कि वो आएँ और अपनी तरजीहात जो हैं वो नैब के सामने लेके आएँ। वही कानून जो है उनको ये हक़ भी देता है कि वो अपने बेगुनाही के लिए और अपने ऊपर उठने वाली उंगली और उन इल्ज़ामात के हवाले से भी अपनी तमाम तरजीहात जो हैं उनको वो अपने लिए जो बेहतर समझते हैं उसको बरूए कार लाएं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नैब के अंदर जब वो पेश होंगे तो यकीनन वो नैब को वो तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो उनके सामने रखेंगे, और हर शख्स जो है वो अपने अमल का ज़िम्मेदार है। और जिस शख्स ने भी अपने हवाले से या हुकूमत के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़
आपने देखा कि वो अलीम ख़ान साहब हों, वो हमारे सब्तैन ख़ान साहब हों, या जितने भी दीगर मिनिस्टर्स हजरात जो हैं, जिस पे भी उंगली उठी है उसने नैब के पास जाके अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो भी इल्ज़ामात हैं उनका सामना किया। किसी ने भी लैतुलाल से काम नहीं लिया, कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं भागा, कोई उसका मफरूर नहीं हुआ, किसी ने अपने गाड़ियों में पत्थर भर के यलगार नहीं की, जाके हुकूमत में होते हुए भी नैब के दफ्तर के ऊपर पथराव नहीं किया, किसी ने भी जाके नैब के अफसरान को ज़ख्मी नहीं किया और उनके बच्चों को और उन अफसरान के ख़ानदान को धमकियाँ नहीं दी। हम ये समझते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी ओहदे पे बैठा है, वो आम शहरी है, सबको कानून के सामने जवाबदेह होना है। और ये रियासत मदीना का जो ख्वाब वज़ीर आज़म देखते हैं और जिसकी पासदारी के लिए वो हमेशा अमली इक़दामात उठाते रहते हैं, उसके अंदर जो हाकिम वक्त होता है वो सबसे पहले कानून के सामने जवाबदेह होता है। तो इंशाअल्लाह जो सेक्रेटरी साहब हैं वो अपनी वजाहत खुद करेंगे, इस हवाले से उनकी क्या तरजीहात हैं वो बताएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनका नैब में तलब किया जाना कानून के आगे, अवाम के आगे, किसी भी हुक्मरान या उनके स्टाफ की जो जवाबदेह होना है, ये भी पीटीआई का ही एक मुस्बत समझे परसेप्शन के साथ जुड़ा कदम है कि हमने रोड़े नहीं अटकाने, हमने रखने नहीं डालने, हमने अनड्यू सपोर्ट नहीं करनी और ना हुकूमत में होते हुए उन अदारों को यरगमाल बनाना है। उनका खुद मुख्तार आज़ाद रोल जो है वही पाकिस्तान को आगे ले जाएगा और इस सिस्टम के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो पीटीआई की क़यादत की तरजीहात हैं वो हमारा अज़म जो है वो जारी और सारी रहेगा। देखिए, पिंडी रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी जो है 2 सेक्टर्स कर रहे थे। एक आपका एंटी करप्शन, 2 महकमे कर रहे थे। एक एंटी करप्शन का महकमा जिसकी इंक्वायरी जो है अभी अंडर प्रोसेस है और हतमी रिपोर्ट जो है अभी सामने नहीं आई है। इसी तरह नैब के अंदर भी जिन अफराद को उस इंक्वायरी के साथ जोड़ते हुए उस प्रोसेस के अंदर परसू किया गया या कंप्लेंट की बेस पे उनको तलब किया गया या उस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया, वो भी अभी प्रोसेस जो है नामुकम्मल है। जो ही दोनों प्रोसेस मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह हक़ाइक़ जो हैं वो मीडिया के सामने लेके आएंगे और कोई भी जो है वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा और कानून का बोलबाला करेंगे हम। और जो वहाँ आवाम की सहूलत के साथ जुड़ा रिंग रोड का रावलपिंडी के शहरियों का हक़ है, उसको यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में उस प्रोजेक्ट को इस बजट के अंदर हम रिफ़्लेक्ट करने जा रहे हैं और जल्द ही रिंग रोड के हवाले से जो हुकूमत ने उसकी नई फिजिबिलिटी, उसके साथ जुड़ी नई तरजीहात और फंड्स जो हैं उनकी एलोकेशन जो है उस पे मैं मीडिया को ब्रीफ करूंगी, क्योंकि वो हतमी मंजूरी के मराहल में है। जो ही उसका फ़ाइनल जो है वो ड्राफ्ट सामने आ जाएगा, हम मीडिया के सामने जो है उसको लेके आएंगे। और एक तरफ हमने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो उसके अंदर जो है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बेनिफिशरी बने उनको भी हम बेनकाब करेंगे और साथ पैरेलल उस मंसूबे को भी हम रोकेंगे नहीं, उसको अवामी मफाद के साथ जोड़ते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। जी कलीम साहब। सियालकोट जो कि सनती शहर है, मजदूरों में इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। सियालकोट में मजदूरों के लिए अकलौता हॉस्पिटल है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, वो 100 बेड का था और उससे बजाय इसके जो 150 या 200 करते उसे तकरीबन 1 माह पहले 50 बेड का कर दिया गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सियालकोट की इंडस्ट्री को चलाने में मेहनत कश मज़दूर का पसीना जो है वो चलता है, उसका
दिन रात की अनथक मेहनत और जद्दोजहद जो है उस मंसूबों के साथ जुड़ी सनतकार की इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स हैं उसको वो मज़दूर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है अपनी जान पे खेल के। तो उसकी सेहत के चैलेंजेस को हर हाल में एड्रेस करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मेरी जो कल मीटिंग हुई है सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी से, उन्होंने भी इसका मुतालबा किया है। ये हॉस्पिटल जो है इसको जदीद तरीन खतूत पे इस्तवार करने की ज़रूरत है। जो हमारा लेबर सियालकोट में बसता है उसकी लेबर कॉलोनी और रिहायशी सहूलतें ज़्यादा तादाद में फ़राहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। लेबर मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के उसने सियालकोट बुला के जो नई लेबर पॉलिसी के हदोखाल हैं उसमें हम सियालकोट को तरजीही बुनियादों पे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा जो एक हक़ है मज़दूर का उसकी फराहमी को यकीनी बनाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो मज़दूर के बच्चे की, या उसके साथ जुड़ी उसकी सेहत की ज़रूरियात और रिहाइश की ज़रूरियात और उन बच्चों की रोज़गार और उनकी शादियों के ताकि जो ग्रांट है हर सतह पे हम उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जी भट्ट साहब, पढ़े लिखे और ज़रूरतमंद नौजवानों के लिए रोज़गार के लिए गवर्नमेंट ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत अरबों पर मुख्तसर और पहले फेज़ में भी लोगों ने हमारे अपने शहर के लोगों ने बेशुमार अप्लाई किया, लेकिन हमें कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसको कोई छोटा मोटा भी कोई कर्जा न मिला हो। उसकी क्या वजह, उसका क्या क्राइटेरिया, उसका कोई बताया नहीं जाता। यही कहते हैं जब आपको टेलीफोन कॉल आएगी आप जाकर चेक रिसीव करें। देखिए ये पहली दफ़ा हुआ है कि मेरिट पे आपने उन पढ़े लिखे नौजवानों को कर्ज़े दिए हैं जिनका टैलेंट था, जिनके अंदर पोटेंशियल था, जिनके अंदर एक कारोबार करने की सलाहियत थी और कमिटमेंट थी। उनको बैंक्स ने एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट तरीके से इंगेज किया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके वो हर हाल में जो रोड मैप था हुकूमत का उस पे इम्प्लीमेंटेशन की। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि कामयाब नौजवान के जो रुए रवां हैं उस्मान डार साहब, वो सियालकोट के हमारे मीडिया के साथ बैठे आपको प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि सियालकोट के कितने % नौजवान जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, छोटे कर्ज़े किस किस को मिले हैं और उन्होंने अपने कारोबार को किस तरह से शुरू किया और उसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो मीडिया में आनी चाहिए। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाटा लेके आपके साथ शेयर भी करूँगी। हमारे वो नेशनल हीरोज़ हैं जो अपने पाँव पे खड़े होके इस मुल्क और कौम का बोझ उठाने के काबिल हुए हैं। हमें उनको दूसरों की हौसला अफजाई के लिए और दूसरों को एक ट्रेंड सेटर के तौर पे पेश करने के लिए वो डाटा शेयरिंग बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह जल्द मैं आपसे वो डाटा शेयरिंग करूँगी ताकि दूसरे नौजवानों को ये यकीन हो कि हुकूमत बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के पहली दफ़ा उन नौजवानों को उनका हक़ दे रही है और जिसमें किसी उनको सिफारिश, रिश्वत, अकबरा परवरी या किसी किस्म की नेपोटिज़म के किसी का कोई रिश्तेदार है, अजीज़ है, तो वो उन कर्ज़ों तक उसकी रसाई हो और जिसका कोई सिफारिशी नहीं है वो उससे महरूम रह जाए। अक्रॉस द बोर्ड हम वो कर्ज़े जो हैं वो नौजवानों तक पहुंचा रहे हैं और अगर कहीं कोई शिकायत है, अगर कहीं किसी की दारसी नहीं हो रही तो उस पोर्टल पे जो बनाया गया है यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है उस पे भी वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।